चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आपकी जल्दी ही जो एडमिट कार्ड है वो भी इशू कर दिए जाएंगे। तो हमारा जो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है, एक रहता है पेपर 1 के अंदर जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, तो उनके अंदर एक आखिरी एक्ट रहता है पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो कि हमारा है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। दैट इज द लास्ट सब्जेक्ट और लास्ट एक्ट ऑफ द माइनर सीरीज। माइनर एक्ट की जो अपनी सीरीज है उसका आखिरी ये सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है पेपर 2, मतलब कि अपना जो मेजर सब्जेक्ट अपने हैं उनमें से उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप सजेशन कर सकते हैं कि कौन सा मैं स्टार्ट करूँ। तो आज का हमारा जैसे कि मुद्दा है पीसीपीएनडीटी एक्ट, मतलब कि लिंग जांच को लेके कोई मुद्दा रहेगा। मतलब कि भ्रूण जैसे हत्या होती है उनका कारण जो है एक तरीके से ये रह भी सकता है, मतलब कि इस एक्ट के आने से रिजल्ट उसका हो सकता है भ्रूण हत्या के ऊपर पड़े। मतलब एक तरीके से आपका जो सेक्स रेशियो है उसको क्या है कि ऊपर नीचे करने में कहीं ना कहीं इस एक्ट की भी भूमिका हो सकती है। अब इसके अंदर एक्ट के आने से क्या चीज़ होगी, अब वो भी चीज़ें देखनी है कि इसके एक्ट के आने से क्या चीज़ होगी। मतलब अगर ये एक्ट लेके आएंगे तो क्या रुकेगा या बढ़ सकता है। अब बात हम लोग यही कर रहे हैं। अब देखिए एक्ट के अंदर अपनी कुछ चीज़ें बताई कि इस तरीके का टेक्निक लेके आए जिससे कि जांच कर सकते हैं। तो वो लोग जो कि किसी फीमेल चाइल्ड को नहीं चाहते तो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं कि वो उसको फीमेल फोर्टिसाइड करवा देंगे, इन्फेंटिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो इसका कहीं ना कहीं लूफोल रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये अपना क्या है, टू बी वेरी रिस्पेक्टफुली, कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया वो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि किसी के राइट को वॉयलेट होने से बचाने के लिए बनाया जाए। हमेशा कोई भी लॉ बनता है तो वो हमेशा यही बनता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमेशा जो कानून बनेगा वो लोगों के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए बनेगा। तो उससे पहले हमने ये चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं या फिर डिस्कस करनी पड़ती हैं कि आखिर ऐसी क्या घटना हुई होगी या फिर इस तरीके की क्या घटनाएं सोसाइटी के अंदर अपने समाज में चल रही होंगी, प्रिवेलेंट करती होंगी, जिसकी वजह से ये एक्ट आपको लेके आना पड़ा स्पेशली, जिसके अंदर जो है प्रोहिबिशन लगाया गया सेक्स सिलेक्शन के ऊपर कि आप इस तरीके की यूज़ है जो नहीं कर सकते हो। अब होता क्या होगा कि जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर है या फिर आपके अदर रिलीजन के अंदर भी होता है कि किसी भी घर के अंदर एक सन का होना, एक कुलदीपक जिसको बोलते हैं एक तरीके, तो सन होना मतलब कि प्राइम। तो वो चीज़ें आपकी क्यों हैं, क्योंकि फादर की डेथ के बाद हो सकता था कि जो मुखाग्नि देने के लिए सबसे पहले जिसको अधिकार दिया गया है, किसी का वंश चलाने के लिए जो आपका अधिकार दिया गया है, या फिर जिसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो एक सन है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रख के पुरानी जो अपनी सोसाइटी हुआ करती तो उनके अंदर ये लोगों की यही सोच है कि हमेशा हमारा एक लड़का होना चाहिए, और इन केस अगर वो लड़की हो तो उसके केस के अंदर फीमेल फोर्टिसाइड जैसे केसेस हैं, इन्फेंटिसाइड जैसे केसेस हो रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी एक तरीके से ये कारण बनती हैं कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई कानून बनाने के लिए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है रोक लगाई जाए। तो इन्हीं के लिए अपना क्या है कि 1991 की जो सेंसस थी उसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ें रिवील्ड कर रहे थे कि एक सेक्स रेशियो है वो बहुत कम ज़्यादा हो रखी चीज़ है। मतलब कि क्या है कि फीमेल की जो संख्या है वो मेल से बहुत कम थी। अब अगर बात करी जाए 1991 के अंदर तो 945, 2001 की बात करें 927, 2011 की बात करें तो 19 0 से 6 ईयर के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर अगर एज सेक्स रेशो देखे जाए तो अपना 919 दिखाना है। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी कहीं ना क्या है कि ये पुराने टाइम पे भी होती होंगी। अब कुछ टाइम ऐसा हुआ करता है जिसके अंदर इन्फेंटिसाइड आपके ज़्यादा बढ़ रहे थे केसेस, क्योंकि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो आपका था उनको एक तरीके से अपना मार देना। उसके बाद क्या है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ेंगे। तो मतलब जो एक कंसेप्ट लेके आए थे वुमेन एम्पावरमेंट का वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा था। तो इन सबको ध्यान में रख के चीज़ें क्या कर रही हैं कि इनको जब कलेक्टिवली एक जगह पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ये भी राइट है कि उनके साथ इस तरीके की हरकतें हैं जो नहीं करी जाए। ये अपने आप में क्या चीज़ हो रही है कि फिजिकली उसको डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा बन जाती है। जब उसको फिजिकली टॉर्चर करा जाएगा, मेंटली टॉर्चर करा जाएगा कि ये अपने आप में एक लड़का भी मतलब नहीं दे सकती है। या फिर अगर किसी का कोई बच्चा, अब देखिए चीज़ें क्या होती थी कुछ टाइम पे ऐसे भी केसेस आए हैं कि क्या हुआ कि फर्स्ट एक बेबी चाइल्ड का पता लगा इस चीज़ की वजह से कि वो लड़की है, उसका इनने क्या करवाया, एबॉर्शन करवा दिया। एबॉर्शन करने के बाद ऐसी कोई ना कोई बीमारी उसको लग गई उस औरत को, या फिर इस तरीके के कुछ इंटरनल उसको चेंजेस हुए जिसकी वजह से बाद में कभी भी उसको बच्चे हुए ही नहीं है। तो ये कहाँ का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये अपनी तरफ में ये क्या चीज़ है, अपने आप में एक क्राइम भी है, और प्लस ये क्या है कि मेंटली टॉर्चर रहेगी वो पूरी लाइफ जब तक कि उसको बच्चे नहीं होंगे। अभी तो IVF के थ्रू हो जाता है ये चीज़ें हैं, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती तो कहीं ना कहीं क्या है ये मेंटल हैरेसमेंट का भी हिस्सा बनती थी। तो इन सारे क्राइम को जो कि अगेंस्ट वुमेन हो रहे थे इनको रोकने के लिए स्पेशल कोई ना कोई आपका एक्ट बना
बनाने की जरूरत थी, जिसके लिए आपको पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया था। अब पीसीपीएनडीटी एक्ट के पहले अपना एक पीएनडीटी एक्ट हुआ करता सिंपल। पीएनडीटी एक्ट के अंदर आपका दे रखा है कि जो आपका 1994 है उस टाइम पे अपना एक नॉर्मल एक्ट लेके आए थे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएनडीटी रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज एक्ट 1994 था, जो कि 1 जनवरी 1996 के अंदर उसको एनफोर्स किया गया था। उसके बाद 2003 के अंदर इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था पीसी लगा के इसके ऊपर, कि जो आपका प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल है, मतलब कि कंसीवमेंट के बाद की बात कर रहा है और बच्चे होने तक की मीन की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे आपका क्या है कि कंसीव होने से पहले कहीं ना कहीं उसको इस तरीके की दवाइयाँ दिलवाया जाना, जैसे कि आज भी चल रहा है कि लड़का होने की दवाई देते हैं, तो इस तरीके की जब एक्ट हो रहे हैं तो इनको भी ध्यान में रख के आपके कुछ उनके ऊपर प्रोहिबिशन है जो लगाई जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज डील करने वाले हैं अपने पीसीपीएनडीटी एक्ट को, जो कि 1994 का है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस एक वीडियो के अंदर इसके सारे सेक्शन जो आपके दे रखे हैं, ऑलमोस्ट आपके मतलब कि 30 सेक्शन हैं जो पढ़ने आपने जो दे रखे हैं, पढ़ने के सेक्शन 30 और टोटल नंबर आपके 34 हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ आज की वीडियो के अंदर बिना टाइम वेस्ट करे हुए कि इस एक वीडियो के अंदर पूरे एक्ट को जो है कवर करवा दिया जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको एक से ज़्यादा वीडियोस जो है वो देखने की जरूरत भी ना पड़े। क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, क्या रीज़न रहे होंगे, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने एक बार थोड़ी सी डिस्कशन करी है। अब बात करते हैं अपने बेयर एक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन के पार्ट की। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखा है इन द रिसेंट पास प्री नेटल डायग्नोस्टिक सेंटर्स। अब देखिए क्या है कि पीसीडीसी या फिर पीएनडीसी बोल देते हैं कि जो आपके पास टाइम के प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो सेंटर खुल रखे हैं उनके अंदर क्या है कि इसलिए रखा गया कि ताकि अगर किसी का भ्रूण जो है वो एक तरीके से जिसकी डेवलपमेंट रुक रखी है या फिर उसकी डेथ ही हो गई हो, तो इस तरीके की आपके क्या है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू, आपके टेक्निक के थ्रू पता लगाना होता था कि क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपरली तरीके से या फिर नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को जब यूज़ करा जा रहा है तो इनको क्या है कि अर्बन एरिया ऑफ द सोसाइटी उसके अंदर ये अपने आप में जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है उसका डिटरमाइन किया जाना, उसके थ्रू क्या है कि फिटस का जो है सेक्स जो अपना है उसको डिटरमाइन करा जाने लगा था। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ है कि इन चीज़ों के अड्डे बन गए, कि भ्रूण जांच के अड्डे बनने लगे थे, लेकिन ये बनाए गए थे कि इस तरीके से जांच करें कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन लिंग जांच का एक अड्डा बनने लगे थे। अब भी देखते हैं ना हॉस्पिटल्स के अंदर आपके बाहर लिखे मिल जाएंगे आपको बहुत बार कि यहाँ पे जो लिंग जाँच करना भ्रूण की अपने आप में अपराध है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करी जाती है, तो इस तरीके के बोर्ड लगाना भी इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। सच सेंटर बिकम द पॉपुलर एंड देयर ग्रोथ वाज ट्रिमेंडस एज द फीमेल चाइल्ड इज नॉट वेलकम्ड इन विद द ओपन आर्म्स इन द मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज। इंडियन फैमिलीज के अंदर आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा है कि उनका वेलकम नहीं होता है, एक मतलब खुशी खुशी कि हमारे घर में लड़की हुई है, लेकिन ये क्या है कि एक सोसाइटल तौर पर आपकी थिंकिंग है। द रिजल्ट वॉज दैट सच ए सेंटर बिकम द सेंटर ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड। और इस जहाँ पे ये चीज़ें आपकी जांच होने लगी तो अपने आप में क्या हो गए कि फीमेल फोर्टिसाइड के अड्डे बनने लगे। सच एब्यूज ऑफ द टेक्निक इज अगेंस्ट द फीमेल सेक्स। अब फीमेल जो आपका लिंग है उसके खिलाफ इस तरीके का आपका क्या है, ये अपने आप में एक रिजल्ट निकल के आया कि उनके खिलाफ ये ऑफेंस है। एंड अफेक्ट द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन, जो कि वुमेन के स्टेटस को और उनकी डिग्निटी को क्या है ये प्रभावित करता है। उसके बाद आपकी चीज़ें लिखिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्ट ऑफ द वुमेन, जैसे कि आपके वीमेन के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बन रखे हैं, आपके महिला सेल बन रखे हैं, या फिर आपके चिल्ड्रन से डील करने वाले स्पेशल कुछ सेल है, तो वो सारे के सारे रेज देयर हैंड अगेंस्ट द सच अब्यूज। इट वाज कंसीडर नेसेसरी टू ब्रिंग आउट एन लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द यूज ऑफ। तो मतलब वहाँ पे जरूरत ये पड़ी कि इस तरीके की जो टेक्निक है उसको यूज करने की रेगुलरिटी कैसे, रूल कंडीशन बनाए जाएँ, आपके कुछ रूल रेगुलेशन आपके पास करे जाएँ जिनके बेस पे क्या है कि एक तरीके से आपको इस तरीके का जो इस एक्ट के प्रोविजन दे रखे हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ आपके पास आएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, परमिशन लेनी पड़ती है, कितने टाइम तक जो है अबॉर्शन करा जा सकता है, कब नहीं कर सकते हो, तो ये सारी कंडीशन इस एक्ट के अंदर रहेंगी आपकी। फिर उसके बाद बोलता है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन या तो इस एक्ट को प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए या फिर इसके अंदर अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए आपका कुछ ना कुछ जो इसके मिसयूज को रोक दे उसके लिए आपकी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। द रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज बिल 1991 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा के अंदर आपका 1991 के अंदर इसके ऊपर एक प्रिवेंशन करने का और रेगुलेशन का एक एक्ट जो है बिल आपका पारित कर दिया गया था। द लोकसभा आफ्टर डिस्कशन adopted a motion for the reference of the said bill to the joint committee of both the house of parliament in September 1991। सितंबर 1991 के अंदर इसके ऊपर एक अपना जो बिल बना के जॉइंट कमेटी के सामने उसको क्या किया गया था, प्रोड्यूस कर दिया गया था। द जॉइंट कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1992। दिसंबर 1992 के अंदर इसके ऊपर एक रिपोर्ट पास करी, प्रेजेंट करी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द बिल वाज री इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। और जैसे भी रिकमेंडेशन आई थी उस जॉइंट कमेटी की, उसी के बेस के ऊपर आपके पार्लियामेंट के सामने दोबारा से इसको प्रोड्यूस कर दिया गया था। तो कुछ ही रिजल्ट थे और कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें ये एक्ट है जो लेके आना पड़ा। अब अगर बात करें एम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट की, तो इसके अंदर हो सकते हैं तो टू प्रोहिबिट द मिसयूज ऑफ द पीएनडीटी,
प्रोहिबिट सेक्स सिलेक्शन को रोकना, उसके बाद आपकी डिटेक्टिंग द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अब क्या चीज़ है कि कुछ लोगों को जेनेटिक ही एबनॉर्मेलिटी होती है कि कोई ना कोई बच्चा, जैसे कुछ घरों में ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत लेट हो रहे हैं, शादी के 10-10 साल के बाद हो रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको जांच करने के लिए कहीं ना कहीं इस एक्ट की टेक्निक का यूज़ है जो किया जा सकता है। या फिर मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर हो उसको चेक करने के लिए, क्रोमोसोमल जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको चेक करने के लिए, या फिर आपकी कॉग्निटिव कोई भी आपकी मेल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ हो सकती हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, सेक्स लिंक्स आपके कोई भी एक तरीके का, कोई एक तरीके से देखा जाए तो डिसऑर्डर कुछ हो सकता है, तो उनको जांच करने का है। टू प्रिवेंट द फीमेल फोर्टिसाइड हो सकती हैं, या फिर आपकी टू प्रिवेंट द इंट्रा जो आपकी यूटेरिन डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड है उनको चेक करने का हो सकता है, उनको रोकने के लिए हो सकता है, या टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने आप में एक्ट जो बनाया गया था। तो एक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने पीडीएफ भेज रखी है नोट्स की, तो उसके अंदर आपकी फर्स्ट पेज के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। ये आपकी सारी चीज़ें कुछ दे रखी हैं, तो इनको भी एक बार आप देख सकते हो। बात आती है अपने सेक्शन स्टार्ट करने की, कि इसके अंदर आपके 34 टोटल सेक्शन हैं। अब बात आती है प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले एक तरीके की आपकी इस तरीके की कोई ना कोई दवाई देना, या फिर इस तरीके की कोई चीज़ बनाना जो कि एक इसी तरफ इशारा करे कि उसको लड़का ही होगा या फिर लड़की होगी, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो एक एक्ट को स्टार्ट करते हैं। एक्ट नंबर आपका 57 है। प्रियम्बल है, एक बार उसको पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब कि हार्ड एंड टफ लैंग्वेज इसके अंदर लिखी नहीं है, नॉर्मल लिखी है। एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन, सेक्स सिलेक्शन को रोकने के लिए अपना एक एक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन है, कंसीव होने के पहले या फिर बाद में भी आप इसको रोक सकते हो। फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, फॉर द प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल जो आपकी एबनॉर्मलिटीज जैसे मैंने अभी बताया, सर्टेन कॉग्निटिव कोई भी आपकी मेलफॉर्मेलिटीज हो सकती है, सेक्स लिंक्ड आपके डिसऑर्डर हो सकते हैं, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन leading to the female foeticide and for the matter connected therewith and incidental thereto। जैसे अभी बताया था आपको, ये सारी चीज़ इसके अंदर आपकी लिखी हुई है। बात आती है सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 अपना क्या है कि इस एक्ट का नाम बता देते हैं, शॉर्ट टाइटल क्या चीज़ है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया पे है, कब ये एनफोर्समेंट में आया, तो इसके रिगार्डिंग आपकी 1 जनवरी 1996 को ये जो एक्ट अपना अप्लाई हो गया था, लागू हो गया था, और 20 सितंबर 1994 को इसको एसेंट मिल गई थी। बात आती है सेक्शन 2 के ऊपर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपना पार्ट है पढ़ने का, मतलब बोले तो डेफिनेशन पार्ट है। डेफिनेशन पार्ट के अंदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 17 है, जाके बाद में पढ़ेंगे। बोर्ड सेक्शन मतलब 7 में दे रखा है, बाद में पढ़ेंगे। बात आती है कॉन्सेप्टस की, मतलब कि ये क्या चीज़ है कॉन्सेप्टस। अब ये कॉन्सेप्टस आपका चीज़ है मतलब प्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्शन, एक तरीके से कि कंसेप्शन करने की, फर्टिलाइज्ड एग जो है वहाँ से किसी बच्चे का आना या फिर उसकी कुछ प्रोडक्शन होना, तो उसकी बात करी गई है। बात करता है मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन एट द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अंटिल द बर्थ। जब तक जन्म नहीं होता तब तक फर्टिलाइजेशन होने से लेके और बच्चा होने तक की जो बीच की स्टेज है, उसका जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट से जो बोला जाएगा। मतलब हिंदी मीनिंग इसका होता है गर्भ उत्पाद, जो कि आपका BA में है, जो कि 2003 के अंदर ऐड किया गया था। अंटिल द बर्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक। अब ये एम्ब्रोनिक क्या चीज़ है वो आपकी BB में पढ़ेंगे। भ्रूण अपरिपक्व भ्रूण होता है, उसके अंदर एक टाइम पीरियड दे रखा है, वो बाद में जाके देखेंगे। और मेम्ब्रेंस जैसे कि मतलब कोई झिल्ली टाइप में कुछ होता है वो है, एज वेल एज द एम्ब्रियो और द फीटस। अब फीटस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, मतलब फीटस अपने आप में क्या चीज़ है, एक भ्रूण, और भ्रूण जो है वो अपने आप में क्या है, कॉन्सेप्टस का जो है पार्ट होगा। तो मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्सेप्शन या फिर आपकी कंसीविंग डेट से लेके और टिल बर्थ तक की जो भी आपकी डेवलपमेंट होगी बच्चे की मदर वोम के अंदर, तो वो सारी की सारी आपके कॉन्सेप्टस के अंदर आ जाती हैं। जैसे क्या होता है कि प्राइमरीली मतलब प्रेगनेंसी होते ही क्या होगा कि एक फर्टिलाइजेशन होगा एग का, उसके बाद क्या होती हैं, सेल्स बनेंगी। पहले 2 सेल्स बनती हैं, फिर नेक्स्ट वीक आपकी 4 बनती हैं, 8 होएंगी, 16 होएंगी, और ये इस तरीके से डेवलप होते हैं। तो 8 वीक जैसे भी टाइम हो जाएगा आपका, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द कंसीवमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, वहाँ से लेके जब 8 वीक हो जाएंगे, मतलब बोले तो 56 दिन हो गए, तो वहाँ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे। और जैसे ही 56 आके जाओगे और बच्चे का जन्म होगा, वहाँ तक के पीरियड को क्या बोलेंगे, वो 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब B का जो B पार्ट है आपका BB, वो बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोले तो मतलब कि 8 वीक की बात करी गई है। मीन्स डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज होने के बाद, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, और टिल द एंड ऑफ द 8 वीक, मतलब 56 डेज। तो मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन और कंसीवमेंट से लेके आपके 56 डेज तक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का मतलब होता है अपरिपक्व भ्रूण, अपरिपक्व भ्रूण इसको बोलते हैं। फिर आपकी बात आती है अपने BC जो पार्ट है वो बोलते हैं फीटस का, मतलब मीन्स ए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑन द डेट, कौन सा डे, 57th डे। मतलब जैसे एम्ब्रियो वाला जो टाइम पीरियड आपका निकलेगा, 57th डे से फीटस वाली आपकी डेफिनेशन एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगी। तो 57 से लेके और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि वो फीटस है।
परिपक्व हो जाता है कहीं ना कहीं, और उससे पहले अपरिपक्व मतलब फर्स्ट डे से 56 आपका। दैट इज ऑल अबाउट बी एंड सी आपके। फिर बात करी गई है सी क्लोज में जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर की बात करी गई, तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशन है आपके, हॉस्पिटल हो सकते हैं, नर्सिंग होम हो सकते हैं, या फिर कोई भी प्लेस है जिसको कोई भी नाम दिया गया हो जहाँ पर पेशेंट्स जो आपके हैं इस चीज़ से रिलेटेड उनकी पेशेंट्स की काउंसलिंग करी जाती है, तो वो आपका काउंसलिंग सेंटर। और क्लिनिक क्या होगा, जहाँ पर उनकी जाँच करी जाएगी, तो कोई भी ऐसा क्लिनिक, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और आपका कोई भी प्लेस जिसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, विच इज़ यूज्ड फॉर द कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसके प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए जिस जगह पे आपको इस कंडक्ट को यूज़ किया जाएगा वो जगह आपकी जेनेटिक क्लिनिक के अंदर आ जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट है, ये बोलती है कि ये इंक्लूड करता है किसी व्हीकल को, मतलब आजकल जैसे एम्बुलेंस है उस तरीके से आपकी हो सकती है, कोई व्हीकल वाला हो जिसके अंदर इस तरीके की सारी टेक्निक वाली चीज़ें आपकी यूज़ हो रखी हो, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हो, इमेजिंग मशीन जहाँ पे रखी हो इमेज निकालने वाली, या फिर स्कैनर हो, या फिर आपका अदर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी हो फीटस का, उसके लिए, या फिर आपकी कोई भी पोर्टेबल इक्विपमेंट हो सकती है जो कि यूज़ हो सकती है, which has the potential for the detection of the sex during the pregnancy and selection of the sex before the conception is used। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए जिस भी जगह का यूज़ किया जाएगा वो अपने आप में क्लिनिक हो गई। क्लिनिक के लिए आपका व्हीकल को भी यूज़ करा जा सकता है, एनी प्लेस भी हो सकता है। लेबोरेटरी की बात करी गई तो जहाँ पे इन सब चीज़ों की टेस्ट करे जाएंगे वो सारी आपकी लेबोरेटरी है। मीन्स लेबोरेटरी इंक्लूडिंग ए प्लेस वेयर द facilities are provided for conducting the analysis and test of the sample received from the genetic clinic। जेनेटिक जो आप क्लिनिक में पढ़ा था डी में, वहाँ से जो आपके सैंपल आए थे उनकी जांच करने के लिए जिस जगह पे आपकी जांच करी जाएगी वो अपने आप में लेबोरेटरी कहलाती है। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपकी अगेन वही आ जाएगी, ऐसा कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन हो सकती है लेबोरेटरी के अंदर, या फिर आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपकी इमेजिनेशन कोई मशीन रखी गई हो तो वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, या फिर आपका कोई भी दूसरा कोई इक्विपमेंट यूज़ होता हो तो उनको ले लेंगे। फिर गायनोकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ की बात करी गई है, तो मतलब कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि पजेस करता है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन दी गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, कोई भी ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर आपकी जो गायनोकोलॉजी है उसके अंदर किसी पर्सन ने पोस्ट ग्रेजुएट की जो क्वालिफिकेशन ले रखी है उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलेंगे। फिर मेडिकल जेनेटिक्स की बात आएगी तो मेडिकल जेनेटिक्स बोले तो कि इंक्लूड करता है उस पर्सन को जो पजेस करता है एक डिप्लोमे को, कि जेनेटिक साइंस के अंदर उस पर्सन के पास एक आपकी इस सेक्स सिलेक्शन फील्ड के अंदर उसने कोई क्वालिफिकेशन उसके पास है, उसने डिप्लोमा ले रखा है, या फिर इसके ऊपर उसके पास एक्सपीरियंस है नॉट लेस देन 2 ईयर इन एनी दीज ऑफ दी फील्ड। ऊपर वाली जो फील्ड बताई गई है उनमें से हो सकता है उसके पास, मतलब कि प्रीनेटल वाले के अंदर डायग्नोस्टिक टेक्निक के अंदर हो सकती है, या सेक्स सिलेक्शन की जो फील्ड है उसके अंदर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उस पर्सन को मेडिकल जेनेटिक बोला जाएगा। क्वालिफिकेशन वो रहेगी जो कि आपके इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर बता रखी है, वो सारी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर होनी चाहिए, मतलब जैसे एमएससी साइंस करते हैं तो इस तरीके की आपके पास कुछ ना कुछ मेडिकल लाइन की भी डिग्री होनी चाहिए। फिर आपकी बात करी गई है कि पेडियाट्रिशियन कुछ पर्सन होता है, पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है कोई बच्चों से जो रिलेटेड आपके रोग हैं उनके साथ जो चिकित्सा करता है उनसे, तो मीन्स ए पर्सन हु पजेस दी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन दी पेडियाट्रिशियन। अब पेडियाट्रिक्स के अंदर मतलब कि बोले तो कि बाल विशेषज्ञ कुछ होता है, बाल चिकित्सक जो पर्सन है उसके अंदर अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की कोई क्वालिफिकेशन है तो वो पेडियाट्रिशियन बोला जाएगा। फिर आपकी प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात करी गई है, तो मतलब जो भी आपके ऑल द गायनोकोलॉजिकल है या फिर आपके ऑब्स्टेट्रिकल है या फिर मेडिकल प्रोसीजर हैं सच एज दी जो भी आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाती हैं, या फिर आपकी फिटोस्कोपी करी जाती हो, या फिर आपकी एमनोटिक फ्लूइड का कोई सैंपल रिमूव किया जाए, लिया जाए, या फिर आपकी क्रोनिक विली हो सकती है, एम्ब्रियो हो सकता है, ब्लड, या फिर इन सब चीज़ों की अगर आपने कोई भी सैंपल लिया और वो भेजा जाता हो कहीं पे जेनेटिक या फिर लेबोरेटरी या फिर आपके किसी तरीके के क्लिनिक के अंदर फॉर कंडक्टिंग द एनी टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर दी पीएनडीटी, मतलब कि आपके प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के पर्पज से किसी भी तरीके का आफ्टर कंसेप्शन या फिर बिफोर कंसेप्शन किसी भी तरीके का यूज़ करने के पर्पज से जब भी ये आपके सैंपल भेजे जाएंगे तो वो आपका प्रोसीजर होगा। फिर वहाँ पे इंक्लूड करता है जे क्लोज में प्री नेटल आपके डायग्नोस्टिक टेक्निक को बोल देते हैं, जो कि टेक्निक को किसको इंक्लूड करेगा, या फिर आपके प्रोसीजर को या फिर आपके डोमेस्टिक टेस्ट को भी बोल देते हैं। अब डायग्नोस्टिक किसी तरीके का कोई भी टेस्ट हो तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा टेक्निक के अंदर। फिर आता है टेस्ट की बारी है कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या चीज़ है, तो वो इंक्लूड करता है आपके अल्ट्रासोनोग्राफी को हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट है जो कि एटॉमिक एक हो सकता है ना कि एमनोटिक कोई भी फ्लूइड से रिलेटेड हो, क्रोनिक विली है, ब्लड है, कोई भी टिश्यू और फ्लूइड हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन का, या कॉन्सेप्टस कंडक्टेड करा जाता है डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक या फिर मेटाबॉलिक कोई भी डिसऑर्डर को पकड़ने के लिए, तो ये सारी जांच करोगे तो उसको टेस्ट का नाम रख देंगे। प्रेस्क्राइब यू कैन स्किप इट आउट। एम बोलता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब कि सेक्शन नंबर आपका जो 2 है उसके क्लोज एच में दे रखा है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर की जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो क्वालिफिकेशन अगर उसने ले रखी है उसके पास है तो वो पर्सन आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो बोला जा सकता है। रेगुलेशन यू कैन स्किप इट आउट। वो बोलते हैं सेक्स सिलेक्शन को,
नंबरिंग पढ़ लेना, ऐसी कोई टेक्निक या फिर प्रोसीजर या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिस्क्रिप्शन यूज हो रखी हो जिसके थ्रू इस तरीके का जांच जो करी जाए वो अपने आप में सेक्स सिलेक्शन का हिस्सा बनती है। सोनोलॉजिस्ट या फिर आपकी इमेजिन जो भी स्पेशलिस्ट पर्सन है तो उसको भी बोल रखा है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड के लिए आपका स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हो सकता है, यूनियन टेरिटरी का सुपरवाइजरी बोर्ड हो सकता है, अपना स्टेट का सुपरवाइजरी बोर्ड होएगा और यूनियन टेरिटरी का भी सुपरवाइजरी बोर्ड होगा जो कि सेक्शन नंबर 16A के अंदर दे रखा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इसको छोड़ सकते हो। आर क्लोज। चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 अपना डील करता है कि रेगुलेशन ऑफ द जेनेटिक काउंसिल सेंटर जो भी बना रखे हैं वो लेबोरेटरी बना रखी है और जेनेटिक जो आपके क्लिनिक है उनकी बात करेंगे। तो चैप्टर की जो हेडिंग है वो सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग रहेगी। इसके अंदर भी यही कि रेगुलेशन ऑफ द जेनेटिक काउंसिल की बात कर रखी है, काउंसलिंग जो सेंटर है वो है, या फिर आपके जेनेटिक लेबोरेटरीज की बात करी गई या फिर आपके क्लिनिक की बात करी गई है। तो ये क्लिनिक मतलब कि बोले तो एक प्लेस, अब प्लेस को रेगुलेट करने के पर्पज से उनको चलाने के लिए किसी पर्सन के पास कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? या तो लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इन्हीं की बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। तो नो जेनेटिक काउंसिल सेंटर जो कि 2 की सी में दे रखा है, और आपके जेनेटिक लेबोरेटरी 2 का ई क्लोज, या फिर आपके जो भी जेनेटिक क्लिनिक है मतलब 2 का जो क्लोज डी है वहां पे, अनलेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जब तक कि इन्होंने अपने आप की रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं करवा रखी है, मतलब इनका जो ओनर है उन्होंने जब तक इनकी इस एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी है, वो शेल कंडक्ट और एसोसिएट विद और हेल्प इन कंडक्टिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। पीएनडीटी की किसी भी टेक्निक से रिलेटेड जुड़ी कोई भी आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकते वो, ना तो वो पर्सन ले सकते जब तक उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सेकंड क्लोज बात करेगा कि उस टेक्निक के अंदर आपका हिस्सा नहीं ले सकता वो व्यक्ति जब तक उसके पास प्रिस्क्राइब करी गई आपकी क्वालिफिकेशन ना हो, और ऊपर वाला बोलता है कि जब तक वहां पे प्लेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा दिया था तो वो सारी चीजें आप उस जगह पे यूज है जो नहीं कर सकते हो। थर्ड आपका बोलता है नो मेडिकल, जो भी आपके जेनेटिक्स हैं या फिर गायनोकोलॉजिस्ट है या फिर आपके पेडिट्रिशियन है या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और एनी अदर पर्सन है जो कि कंडक्ट करता हो या फिर कंडक्ट करवाता हो या फिर किसी की एड लेता हो वो कंडक्ट करने के अंदर, या खुद हेल्प कर रहे हैं किसी भी पीएनडीटी के लिए एट ए प्लेस अदर देन दी प्लेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो मतलब कि बोलता है कि इस तरीके से कोई भी जो पर्सन है वो इस तरीके का एक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसके पास क्वालिफिकेशन ना हो और जब तक कि वो प्लेस आपका इस एक्ट के अंदर में रजिस्टर ना कर दिया जाए। और ये सारी चीजें आपकी दी गई है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के सेक्शन नंबर 4 के अंदर। प्लेस की रिगार्डिंग है कि कौन सी जगह पे वो आपके काम किए जा सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। अब आपकी बात करी गई है 3 का ए बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्सुअल एक्शन है, मतलब चैन की बात करी गई तो 2 का ओ है। नो पर्सन इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट को इंक्लूड करते हुए या फिर आपकी स्पेशलिस्ट को जो टीम है उसको इंक्लूड करते हुए इन द फील्ड ऑफ द इनफर्टिलिटी शैल कंडक्ट और कोज टू बी कंडक्टेड और एड इन कंडक्टिंग बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन सेक्स सिलेक्शन ऑन ए वुमेन और मैन और ऑन बोथ और एनी टिश्यू एम्ब्रियो कॉन्सेप्टस फ्लूइड और या फिर आपकी गेमेटिक कोई भी डिराइव्ड फ्रॉम आइदर और बोथ ऑफ दी, मतलब उनके लिए प्रोहिबिशन लगाएगी कि किसी भी पर्सन से इस तरीके की आपकी जांच करने के लिए आप कोई भी सैंपल नहीं लोगे, उनके ऊपर किसी तरीके का टेस्ट है जो नहीं करोगे, जैसे सेक्शन नंबर 3A। फिर आपका बोलता है 3B के अंदर की प्रोटेक्शन दी गई, सेल ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह नहीं बेच सकते आप किसी भी ऐसे पर्सन को, लेबोरेटरी को या फिर आपकी क्लिनिक को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के अंडर में, तो उन सब की बात करिए 3 का भी। 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्शन बोलता है अपना चैप्टर नंबर 3 में कि रेगुलेशन फॉर द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, क्या क्या रेगुलेशन ऐसी रहने वाली है। तो इसके अंदर बोलता है आपका सेक्शन 4 की ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, जैसे ये एक्ट आपका कमेंसमेंट में आया तो उस दिन से लेके आगे की डेट में नो प्लेस इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसिल सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक शैल बी यूज्ड और कोज टू बी यूज्ड बाय एनी पर्पस स्पेसिफाइड इन 2, जो सेकंड नंबर आपका जो क्लोज आएगा इसी एक्ट के अंदर उस पर्पज से ये यूज नहीं कर सकते, और आफ्टर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 3, क्लोज 3 के अंदर जो भी आपके दे रखे हैं प्रोविजंस उनकी कंडीशन को पूरी करने के बाद तक, और सेक्शन 2 के अंदर जो आपकी सब सेक्शन 2 में जो दे रखी है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि इन प्लेसेस का जो है यूज करना है। सेकंड आपका क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड बोलता है नो पीएनडीटी शैल बी कंडक्टेड, मतलब पीएनडीटी आपका कंडक्ट नहीं करा जाएगा एक्सेप्ट फॉर द पर्पस डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अबनॉर्मलिटीज लाइकली या फिर नेमली। तो ये जो आपकी एक तरीके से लिस्ट दे रखी है इसके अंदर अबनॉर्मलिटी है कि जो एक तरीके से कोई भी ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि अबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो उसका डेवलपमेंट रुक रखा है या फिर उसकी क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटीज है, मतलब जैसे कि गुणसूत्र के अंदर आपके हो जाते हैं, जैसे 46 टोटल होते हैं तो 44 का होना, 42 का होना, 47 का होना, तो इस तरीके की जब अबनॉर्मलिटी होगी तो क्रोमोसोमल आपकी अबनॉर्मलिटी है। दूसरा बोलता है जेनेटिक कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज हो, अनुवांशिकी से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन जो आपसे रिलेटेड विकृतियां होती हैं उनको बोलते हैं। सेक्स लिंक्ड आपकी जेनेटिक कोई डिजीज हो या फिर आपकी कोग्निटल कोई भी एबनॉर्मल जैसे दे रखी हो, जन्मजात कोई आपकी एक तरीके से असंगतियां कुछ आए, तो इस तरीके की सारी चीजें, या फिर आपकी सुपरवाइजरी जो भी सेंट्रल का बोर्ड है
उसने स्पेशली एडवाइस दे रखी हो या फिर आपकी स्पेसिफाई कर रखा हो कोई भी डिजीज या फिर आपके अबनॉर्मलिटी, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही आप पीएनडीटी जो है कर सकते हो, अदरवाइज पीएनडीटी नहीं करी जाएगी। थर्ड बोलता है नो पीएनडीटी शैल बी यूज्ड और कंडक्टेड अनलेस द पर्सन क्वालिफाइड टू डू सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन इज सेटिस्फाइड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जब तक कि रिकॉर्डिंग रीजन रिकॉर्ड नहीं करता राइटिंग में, तब तक कोई भी जो पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके के काम में वो नहीं करेगा। किसके ऊपर नहीं करेगा देखते हैं अभी। अगर कंडीशन ये पूरी हो रही है कि एज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन इज अबव द 35 ईयर एज, अगर 35 से ज़्यादा है तो उस चीज़ के अंदर पीएनडीटी को चेक करा जा सकता है। दूसरा बोलता है कि द प्रेग्नेंट वुमन हैज़ अंडरगोन 2 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और फिटल लॉस, या फिर कोई ऐसी वुमन है जिसका कंटिन्यूसली अब से पहले 2 या 2 से ज़्यादा बार उसका कंटिन्यूसली क्या है एबॉर्शन हुआ हो, या फिर आपकी एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमन जो है वो had been exposed to the potentially टेराजोनिक या फिर आपके एजेंट सच एज ड्रग रेटिडिशन या फिर इन्फेक्शन या फिर केमिकल के यूज ज़्यादा कर रही है, तो उसकी वजह से वो जांच करवा सकती है कि उसकी वजह से उसके बच्चे पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो मध्य बुद्धि की हो या फिर डीमोर्मिटी उसके अंदर है कोई तरीके की, या फिर इस तरीके की कोई भी हिस्ट्री उसको रही है कि वो मेंटल रही है, तो उस चीज़ के अंदर भी चेक करा जा सकता है कि कहीं जेनेटिक बीमारी उससे बच्चे में ना चली जाए। तो इन सब की चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी चेक जो करी जा सकती है, तो 3 के अंदर कंडीशन दे रखी है। फिफ्थ आपका बोलता है कि या फिर आपकी कोई और जो कि बोर्ड ने अगर किसी तरीके की कुछ आपने स्पेसिफाई कर रखी तो उन कंडीशन के ऊपर भी पीएनडीटी कंडक्ट करना जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द वुमन कंडक्टिंग द अल्ट्रासोनोग्राफी और ऑन ए प्रेग्नेंट वुमन, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करता है किसी वुमन के ऊपर कंडक्ट करता हो, तो शैल कीप कंप्लीट रिकॉर्ड देयर फॉर इन द क्लिनिक इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो वो क्या करेगा उसका कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो अपने पास रखेगा। एनी डिफिशियंसी और इनएक्यूरेसी फाउंड देयर इन शैल अमाउंट टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 एंड 6, अगर उसके पास रिकॉर्ड के अंदर कमी पाई गई या फिर रिकॉर्ड के अंदर किसी तरीके का रिकॉर्ड ही नहीं पाया गया, तो उसके अंदर उसको माना जाएगा कि उसने सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 का जो है इसी एक के अंदर जो दे रखे हैं उनका एक तरीके से उनका इनने की वोलेशन कर रखा है, अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड टू द पर्सन कंडक्टिंग सच अल्ट्रासोनोग्राफी। फोर्थ बोलता है नो पर्सन इंक्लूडिंग ए relative or the husband of the pregnant woman shall seek or encourage the conduct of any prenatal diagnostic technique on her except for the purpose of subsection 2 सॉरी सबसेक्शन 2 के अंदर जो आपके पॉइंट बता रखे हैं उनको छोड़ के उस प्रेग्नेंट वुमेन की ना तो कोई ननद या फिर सास हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं कोई भी, तो वो क्या करेंगे इसके ऊपर इस तरीके का जबरदस्ती से पीएनडीटी कंडक्ट है जो नहीं करवाएंगे, ना वो किसी और को बोल के करवा सकते हैं ना वो खुद जाके आपके। अब ये सेक्शन नंबर जो 5 अपना है वो बात करता है कि रिटन कंसेंट ली जाएगी अपनी उस प्रेग्नेंट वुमेन की और प्रोहिबिट किया जाएगा उसके ऊपर क्या है कि कम्युनिकेट नहीं करेंगे उसके ऊपर कि उस बच्चे का क्या फीटस का जो सेक्स है वो क्या होगा, वो उसको आपने एक तरीके से कम्युनिकेशन है जो नहीं करनी है, उस बात को कंसील रखना है। मतलब कि जो भी इसको टेक्निक को यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली उसको तो पता लग जाएगा कि उसका क्या लिंक है, लेकिन वो आगे उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो क्या बोलता है कि जो नो पर्सन रेफर टू इन क्लोज 2 ऑफ द सबसेक्शन सेक्शन 3 के अंदर जो आपका क्लोज 2 है उसके अंदर जो भी आपका बताया गया कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो आपका प्रोसीजर है उसको यूज करते हैं, तो उससे पहले वो क्या करेगा वो एक्सप्लेन करेगा उस वुमेन को कि इसके क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं और इस टेक्निक के बाद आपके ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में बताएगा। फिर बोलता है ही हैज ऑब्टेन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम हर रिटन कंसेंट टू अंडरगो सच प्रोसीडिंग, और उस प्रोसीजर के लिए जिस लैंग्वेज के अंदर वो समझ सके उसी लैंग्वेज के अंदर उससे क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न में कंसेंट है जो लेनी पड़ेगी। फिर बोलता है उसकी रिटर्न कंसेंट की जो कॉपी है वो उसको प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी, एक अपने पास रख लेंगे ओरिजिनल। फिर बोलता है नो पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेग्नेंट वुमेन कंसर्न और हर रिलेटिव, ना तो उसको खुद को और ना ही उसके किसी रिलेटिव को जो है या फिर किसी भी अदर पर्सन को सेक्स ऑफ द फीटस को वर्ड साइन या फिर आपके किसी भी दूसरे मैनर में, मतलब साइन करके भी नहीं बता सकते कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं है, या फिर एक तरीके से आपके वर्ड्स के थ्रू आप एक्सप्रेसली एम्प्लॉयड किसी तरीके से उसका सेक्स ऑफ द फीटस को कम्युनिकेट है जो नहीं करोगे। 6 आपका बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स प्रोहिबिटेड है, तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एक्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद आपकी नो जेनेटिक कोई भी काउंसिल सेंटर या फिर आपकी लेबोरेटरी या फिर आपका क्लिनिक जो है वो इस तरीके का आपका ना तो कंडक्ट करेगा ना ही वो कंडक्ट किसी से करवाएगा किसी भी सेंटर लेबोरेटरी या फिर क्लिनिक के अंदर, इस पर्पज से कि ताकि उसका जो सेक्स सिलेक्शन है वो किया जा सके। ना कोई और पर्सन आपका शेल कंडक्ट और cause to be conducted any prenatal diagnostic technique including the ultrasonography for the purpose of determining the sex of the fetus, fetus के सेक्स को जांच करने के पर्पज से पीएनडीटी का कोई भी पर्सन है जो यूज नहीं कर सकता, और नो पर्सन बाय व्हाटएवर मींस cause or allow to cause the selection of the sex before or after the conception, ना कोई और पर्सन आपका किसी भी तरीके से किसी और पर्सन को ना तो करवाएगा ना उसको अलाउ करेगा। मतलब कई बार बोलते हैं ना कि आपकी वहाँ पे जानकारी होगी वहाँ पे आप मेरे को अलाउ करवा दो, या फिर खुद जाके अलाउ नहीं करवाएगा तो उस पर्सन के ऊपर रोक लगाई गई है। चैप्टर नंबर 4 आपका बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हमने सेक्शन 2 के क्लोज नंबर बी के अंदर देखा था कि वो क्या चीज़ आपकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब उसके अंदर कौन कौन ऐसे मेंबर होंगे, तो उनकी बात कर रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड टू बी नोन एज द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शन कन्फर्ड ऑन द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर में जो भी आपके पावर दे रखी, फंक्शन दे रखे, उनको परफॉर्म करने के पर्पज से जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन कराया जाएगा उसको आपने बोर्ड का नाम दे देना है। तो बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, एक चेयरमैन होगा जो कि आपका मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर का होना चाहिए मिनिस्टर। दूसरा बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होगा या फिर आपका इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर होगा जिसको कि वॉइस चेयरमैन बोला जाएगा। दोनों आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। 3 मेंबर होंगे अपॉइंट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रिप्रेजेंट करते हो मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंचार्ज ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके अगर कोई भी पर्सन है तो उनको क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर आपके लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो, या फिर इंडियन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या फिर होम्योपैथी है, तो वहाँ से आपके टोटल 3 नंबर ऑफ पर्सन आपके मेंबर है जो अपॉइंट करे जाएंगे। सॉरी। डी क्लोज बोलता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस आपका होगा एक। फिर आपके बोलते हैं 10 अदर मेंबर होंगे जिनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें से 2 जो होंगे वो आपके एमिनेंट मेडिकल जो आपके जेनेटिक्स कुछ हो सकते हैं उनके अंदर होगा, और एक एमिनेंट आपका गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि एक तरीके से आपका जो स्त्री रोग या फिर प्रसूति तंत्र के अंदर आपका स्पेशली जो डील करता है उसको अपॉइंट है जो करा जाएगा। फिर आपके 3 जो आपके वुमेन मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वहाँ से लेंगे। फिर 4 मेंबर ऑफ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपके रोटेशन के थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बुला के लेके आएगी। उनमें से 2 आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर होंगे, 2 रिवर्स अल्फाबेटिक के अंदर चलेंगे, 2 आगे से होंगे 2 पीछे से चलेंगे। एच आपका बात करता है कि एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के बराबर के रैंक का कोई भी अदर बंदा होगा जो कि आपका अपॉइंट करा जाएगा। टर्म्स कितनी होंगी, तो इनकी बात करता है आपका 3 ईयर की बात करी गई है, एक बार देख लेना। और जो भी आपके जी क्लोज की अगर बात करते हैं 4 मेंबर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनके लिए 1 ईयर है। और जो आपका सेक्शन एफ और आपके ई क्लोज के अंदर जो दे रखे हैं उनकी बात करेंगे तो वो सारे आपके 3 ईयर के रिगार्डिंग रहेंगे। वो इस चेयरमैन शेल परफॉर्म द फंक्शन जो कि उसको दे रखे होंगे टाइम पे चेयरमैन ने तो वो काम करेंगे। और जो भी इस एक्ट के अंडर में आपकी जो भी एक तरीके के फंक्शन जो उनको दिए गए हैं वो सारे के सारे इनको क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म है जो करने पड़ेंगे। 9 बोलता है कि मीटिंग कब होगी, तो मीटिंग आपका बोलता है कि 6 महीने में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए। देख लेना, इसको नंबरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बोलता है कि मीटिंग बोर्ड की जब होगी तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके सामने उनको डिसाइड कैसे करेंगे, तो वो बोलता है कि आपका डिसाइडिंग वोट की तरह रहेगा, मतलब मेजोरिटी से करेंगे पहले तो और अगर मेजोरिटी आपकी इक्विवेलेंट होगी है तो एक पर्सन को किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, वो वोट जहां डाल देगा उसी तरफ उसका जो फैसला है वो मान लिया जाएगा, तो वो अपने आप में डिसाइडिंग वोट होगा। 10 में बोलता है वैकेंसी, अगर वैकेंसी है मतलब कि नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर वो सारे के सारे मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे और पीछे से किसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने डिटरमाइन कर लिया या फिर कोई रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ बना लिए, तो अगर सीट खाली थी तो इस वजह से पूरी प्रोसीडिंग जो है वो आपकी विशिएट है जो नहीं होगी उस इरेगुलरिटी की वजह से। 11 आपका बोलता है नंबरिंग याद करनी है, टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन विद द बोर्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्पज है, मतलब असिस्टेंस या फिर एडवाइस करने के लिए आपके अपॉइंट करे जाते हैं, उनको याद रखना है। सेक्शन 12 आपका नंबरिंग के लिए है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर की बात करी गई और अदर एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड के लिए बात करी गई है। 13 छोड़ सकते हो, वैसे बता देता हूँ, ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑर्डर और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बोर्ड। ऑल द ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन। जो भी चेयरमैन होगा वो ऑथेंटिकेट उसको करके देगा, जो भी आपके ऑर्डर आएंगे या फिर आपकी किसी तरीके की किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन आए बोर्ड का तो उसके ऊपर साइन लगे होंगे अपने चेयरमैन के। और एनी अदर मेंबर एथोराइज बाय द बोर्ड, या फिर बोर्ड ने किसी और पर्सन को आपको अगर एथोराइज कर रखा तो वो साइन करके दे देगा इन दिस बिहाफ। एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी। अदर जो भी आपके आएंगे उसके ऊपर मेंबर जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड के अथोराइज करे गए तो उनके द्वारा साइन किए जाएंगे। 14 बोलता है क्या क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के पर्पज से, तो उसको किसी भी ऑफेंस के लिए या फिर आपके मॉरल टर्पिट्यूड के लिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरीके से किसी ऑफेंस का उसको कन्विक्शन नहीं हो रखी होनी चाहिए। कोई भी तरीके का आपका डिस्चार्ज आपका एक तरीके से बोला जाए इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर रखा हो, या फिर आपको रिमूव किया गया हो गवर्नमेंट की किसी सर्विस से या कॉर्पोरेशन से, या फिर वहाँ से आपको कोई डिसमिसल के ऑर्डर आ रखे हो तो वो सारे पर्सन हैं। कुछ और दे रखे हैं जैसे कि मतलब एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको बोलता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो कि पीएनडीटी के मिसयूज के टीम के अंदर पहले था और वो अब अप्लाई करने के लिए आ गया कि मेरे को चेयरमैन बना दो जी बोर्ड का, या फिर बोर्ड के अंदर मेरे को मेंबरशिप दे दो, तो मतलब चोर बंदा पहले ही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक तरीके से
तिजोरी की चाबी दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी नहीं करी जाएगी। चोर को क्या खजाने की पहरेदारी के लिए कभी भी नहीं रखा जाएगा। तो मतलब पहले से ही एक्ट करके बैठा, उससे उसको ऊपर से बोर्ड का मेमोर बना दो, तो ये आपके अलाउड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क्वालिफिकेशन। 15 बोलता है एलिजिबिलिटी क्या होगी कि जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको आपने रिमूव नहीं करा है, डिसमिस नहीं कर रखा है, वो पर्सन आपके दोबारा भी अपॉइंट होने के लिए आपके एलिजिबल रहते हैं। तो सब्जेक्ट टू द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एज मे बी प्रेस्क्राइब, एनी पर्सन सीजिंग टू बी अ मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट एज सच मेंबर। तो उन पर्सन को जिसको भी सीज कर दिया गया है, तो वो पर्सन आपका रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट नो मैटर, कोई भी नो मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। मतलब 2 बार से ज़्यादा, लगातार 2 बार ही बन सकते, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। बोर्ड के फंक्शन क्या होंगे जी? बोर्ड का फंक्शन ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, जो भी इस एक्ट के अंदर जो एक्ट के प्रोविजन है उनको इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उसके ऊपर रिव्यू लेता रहेगा। फिर पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएगा, लोगों को बताते हैं ना, जैसे मतलब गांव में कोई आपने एक तरीके से अपना कोई प्रोग्राम चला दिया तो उनकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। या फिर आपके जो टू ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पर्सन वर्किंग इट, मतलब कि जहाँ पे आपके काम करते हैं, काउंसलिंग सेंटर के अंदर काम करता हो, लेबोरेटरी में काम करते हैं, जेनेटिक क्लिनिक के अंदर काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके लिए आपके कोड बनाए जाएंगे। और वेरियस जो बॉडीज आपकी कॉन्स्टिट्यूट करी गई इस एक्ट के अंदर, उनका परफॉर्मेंस कैसा है तो उसको ओवरसी करेगा। और अदर फंक्शन हो सकते हैं जो भी इस एक्ट में उसको लगा रखे हो वो सारे। 2003 में नया सेक्शन अपॉइंट आपका ऐड किया गया था 16A, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी आपकी सुपरवाइजरी बोर्ड की बात करा है। तो इसके अंदर बोलते हैं ईच स्टेट एंड यूटी हैविंग लेजिस्लेचर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड टू बी नोन एज द स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड एज द केस में भी विच हैव द फॉलोइंग फंक्शन। वही फंक्शन आपके जो रहेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस चलानी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की किस तरीके की आपकी एक्टिविटी चल रही है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, इस एक्ट के प्रोविजन आपके इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसको मॉनिटर करना पड़ता है, और जो भी रिपोर्ट बन के आएगी नीचे से वो सारी की सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, बोर्ड को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। और अदर फंक्शन हो सकते हैं जो भी इस एक्ट में लगा रखे हो। स्टेट बोर्ड के क्या हो सकते हैं, अपने मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंसिस्ट करता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड क्लॉज में तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दी आपका हेल्थ होगा, तो वो पर्सन फैमिली अफेयर से रिलेटेड अगर स्टेट का है तो वो चेयरपर्सन, गवर्नमेंट का या फिर हेल्थ अपनी फैमिली वेलफेयर का जो भी सेक्रेटरी है तो वो आपका वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और कमिश्नर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन की जो आपके डेवलपमेंट के हैं तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनको सेक्रेटरी बना देंगे। या फिर आपके जो डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के पर्सन है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर, 3 वुमेन मेंबर होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और 10 मेंबर होंगे जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपके अपॉइंट करती है, जिनमें से 2 पर्सन आपके ये होने चाहिए जिनके पास क्या है कि सोशल साइंटिस्ट कोई पर्सन हो, लीगल एक्सपर्ट हो, या फिर आपका कोई एमिनेंट वुमेन एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कोई एक्टिविस्ट है, एनजीओ से रिलेटेड है, या फिर आपकी पेडियाट्रिक्स या फिर आपके तरीके से मेडिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड डील करता हो, रेडियोलॉजिस्ट या फिर सोनोलॉजिस्ट के अंदर आपका कोई पर्सन डील करता है तो वो पर्सन भी आपका अपॉइंट है जो करे जा सकते हैं। फिर बोलते हैं नोट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी होगा एक्स ऑफिशियो। फिर बोलते हैं कि कितने टाइम के लिए मीटिंग के अंदर आपका कितना टाइम होना चाहिए, तो आपका सेक्शन 9 के अंदर जो था वहाँ पे 6 महीने दिया गया था, और स्टेट के लिए जो बोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 महीने की है जो बात करी गई है। फिर आपका कितने टाइम के लिए इसको अपॉइंट करा जाएगा, तो वो बोलते हैं 3 साल के लिए अपॉइंट करा जा सकता है। अब भी अगर किसी की सीट खाली हो जाती है, मतलब वैकेंसी होगी तो फ्रेश आपकी नॉमिनेशन करी जाएगी, फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू उसकी सीट को जो है भरा जा सकता है। फिर आपका बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर, ये आपका नंबरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कोरम, कोरम बनाएंगे जो कि 1/3 टोटल नंबर के, मतलब 30 है तो उसका 1/3 मेंबर होंगे जो कि कोरम के रूप में बैठते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोरम में दे रखा है, वहाँ पे 1/10 मेंबर है। 8 आपका बोलता है मतलब कि कोप्ट की बात करी गई है कि स्टेट बोर्ड में कोप्ट ए पर्सन, कि एक मेंबर को कोप्ट कर सकता है। कोप्ट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट या फिर अपॉइंट टू ए मेंबरशिप ऑफ ए कमेटी और अदर बॉडी बाय इन्विटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर। एग्जिस्टिंग मेंबर है, इन्होंने किसी और पर्सन को अगर कोई अपॉइंटमेंट भेजा है या फिर आपकी उनकी रिक्वायरमेंट भेजी है तो उनको जब इन्विटेशन देके आपने क्या करते हैं कि अपॉइंट करा जाएगा तो वो कोऑप्ट मेंबर माने जाते हैं। व्हेन रिगार्डेड प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ co-opted member does not exceed 1/3 of the total strength of the state board, स्टेट बोर्ड की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके 1/3 मेंबर तक ही co-opt करे जा सकते हैं। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं वो आपके इन्विटेशन भेजते हैं किसी और पर्सन को कि आप अगर यहाँ पे मेंबर बनना चाहते हो तो आप आ सकते हो, तो उनको जो अपॉइंट करा जाएगा जब, तो वो आपके 1/3 रहेंगे ऑफ द टोटल जो आपकी एग्जिस्टिंग है उसका। और उसके बाद बोलता है कि उन्हीं को अपने पर्सनस को को-ऑप्ट मेंबर बोला जाता है। द को-ऑप्टेड मेंबर शैल हैव द पावर, सेम कौन सी रहेगी, जो फंक्शन रहेगी जो इस एक्ट ने दे रखा हो, लेकिन राइट टू वोट नहीं होगा और अबाइड बाय द रूल एंड रेगुलेशन होंगे।
इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर नॉट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, जो भी मैटर इस सेक्शन के अंदर आपके नहीं बता रखे हैं, द स्टेट बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एंड कंडीशन एज एप्लीकेबल टू दी बोर्ड। बोर्ड के ऊपर जैसे भी लगेंगे, मतलब सेंट्रल बोर्ड पे, वो सारे के सारे इसके ऊपर लग जाएंगे। 17 नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा सेक्शन है, शायद इसमें से कोई पेपर में क्वेश्चन आता हो। बोलता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एडवाइजरी कमेटी होगी, उसके अंदर कितने कितने मेंबर होंगे, कौन कौन होगा। तो एक चेयरपर्सन दे रखा है, फिर आपका एक वुमेन रिप्रेजेंटिंग वुमेन करती हो जो कि किसी भी वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन को, वो होगी। यूटी से रिलेटेड आपका ऑफिसर ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट हो सकता है। तो स्टेट और एक आपकी हर एक यूनियन बोर्ड के लिए आपके रहते हैं। 6th क्लोज के अंदर आपकी एडवाइजरी जो कमेटी है उसका आपने कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। 4th क्लोज के अंदर इनका जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके फंक्शन दे रखे हैं, एक बार देख लेना, नॉर्मल है। प्रोवाइजो दे रखा है अगले पेज पे, पेज नंबर 15 के अंदर है, देख लेना एक बार। प्रोवाइड दैट द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन 2 मीटिंग शैल नॉट एक्सीड प्रेस्क्राइब पीरियड, जो भी प्रेस्क्राइब करा पीरियड है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में। 17 ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो उसकी पावर क्या होगी, तो सम्मन भेज सकता है, मतलब सिविल कोर्ट वाली वो सारी पावर है। सम्मन भेज सकता है, किसी और पर्सन से डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, प्रोडक्शन करवा सकता है, किसी की एक तरीके से देखा जाए तो जिस पर्सन के ऊपर एक तरीके से अपना अगर सस्पेक्टेड प्लेस है तो उसको सीज करने तक का भी उसका राइट हो सकता है। तो इशूइंग सर्च वारंट, किसी भी जगह पे जहाँ पे अगर लगे कि ये सस्पेक्टेड प्लेस है तो उसके लिए भी अपना सर्च वारंट भी इशू कर सकता है, और कोई और अदर मैटर भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे इशू करे जा सकते हैं। चैप्टर 6 आपका बात करता है रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने किसकी, काउंसलिंग सेंटर की, जेनेटिक लेबोरेटरी की, या फिर आपकी जेनेटिक क्लिनिक वगैरह की। तो उसके लिए क्या लगेगी, फीस। 2nd क्लोज में फीस की बात करी गई है। फर्स्ट में बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर अगर देखी जाए तो उसके पास अगर जो क्या दे रखा है इसमें, दे रखी है मेनली कि काउंसलिंग सेंटर वगैरह अगर रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो उसके पास अपनी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो पर्सन जा सकता है। तो क्या लिखा है फर्स्ट में, नो पर्सन शैल ओपन एनी जेनेटिक काउंसिल सेंटर लेबोरेटरी और क्लिनिक including the clinic laboratory center having the ultrasound or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking the determination of the sex of the fetus and sex selection or render the services of any of them after the commencement of the PNDT Act Amendment Act 2002 unless such center or laboratory is duly registered under this act। जब तक कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे आप आगे नहीं चला सकते। रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फीस जमा करवानी पड़ेगी, 2nd क्लोज है। 3rd आपका बोलते हैं इस एक्ट के आने के बाद, अगर इस एक्ट के आने के पहले अगर कुछ आपकी एग्जिस्टेंस में थी तो एक्ट के आने के बाद अगले 60 दिन के अंदर उनका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। 4th बोलता है कि 6th क्लोज को ध्यान में रखते हुए कि हर एक जो आपकी काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी या फिर जेनेटिक क्लिनिक है एंगेज करते हैं जो कि काउंसलिंग के अंदर या फिर कंडक्ट करते हो PNDT को, तो वो सीज हो जाएंगे अपने काम से अगर वो इस एक्ट के आने के बाद 6 महीने तक भी अप्लाई नहीं करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी इसके अंदर है। 5th बोलता है नो जेनेटिक काउंसिल सेंटर वगैरह आपके नहीं चल सकते, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा जब तक कि वो आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती कि उसके पास वो सारे स्टैंडर्ड और इक्विपमेंट आपके अवेलेबल है, तो तब तक उसको रजिस्ट्रेशन है जो नहीं करके देंगे। 19 बोलता है रजिस्ट्रेशन अगर ग्रांट कर दिया तो उसकी ग्रांटिंग सर्टिफिकेट दी जाएगी, नंबरिंग दे रखा है। 1st क्लोज के अंदर आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ग्रांटिंग करवा देंगे सर्टिफिकेट। 2nd में बोलता है कि अगर कोई झूठ बोल रहे या फिर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको क्या करेंगे, रिजेक्शन कर देंगे। और 3rd बोलता है रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका 4th आपका बोलता है जब भी सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको कॉन्स्पिक्यूअस जो भी पार्ट होगा उसके ऊपर आपको चिपकानी पड़ेगी ये अपनी सर्टिफिकेट। 20 बोलता है कैंसिलेशन कब हो सकता है, सस्पेंशन कब हो सकता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया झूठ बोल के, जब भी बाद में पता लगे तो क्या करेंगे, उसका सस्पेंशन कर देंगे या कैंसिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि रीज़न दिखाना पड़ेगा उसको, फिर क्या करेंगे, कंप्लेंट जाएगी कि इसने झूठी एक तरीके से अपनी जो है वो इशू करवा रखी है। तो कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपनी शूमोटो या फिर कंप्लेंट अगर जाए या फिर आपका क्या करेगा, उसको नोटिस भेज देंगे जेनेटिक काउंसिल सेंटर या फिर आपकी जो लेबोरेटरी है या फिर जेनेटिक क्लिनिक है उनको, ये कारण दिखाने के लिए, ये कारण बताने के लिए टू शो कोज वाई इट्स रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों सस्पेंड ना करा जाए, उसका आपके रीज़न दो या फिर आपके रीज़न मेंशन करके बताओ कि जिसके बेस के ऊपर आपका कैंसिलेशन है जो ना करा जाए, तो वो रीज़न मांग लेगा। तो पाया गया ऐसा है रीज़न और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद कि उसने इस एक्ट के प्रोविज़न का एक तरीके से अपना क्या कर रखा है, ब्रीच कर रखा है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड एज मिट थिंक फिट और कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन एज द केस में भी। सस्पेंशन का मतलब कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर रोक लगा देंगे, उसके वर्किंग को, वैलिडिटी को आपने क्या करना है, रोक देना है कि ये इनवैलिड होगा कुछ टाइम के लिए, या फिर उसके कैंसिलेशन को प्रॉपरली जो अपना रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। 3rd बोलता है कि अगर किसी को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो उस केस के अंदर आपका बिना नोटिस इशू करे भी उसका कैंसिलेशन है जो या फिर सस्पेंशन है जो करा जा सकता है। 21 बात करता है आपकी अपील की, तो अपील आपका क्या बात करता है, 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए।
पक्का पेपर में आएगा नंबरिंग के हिसाब से। तो 30 दिन का टाइम दिया गया, फिर अपील लगा सकते हो इनके ऊपर कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जहाँ पे अपील आपके सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट लगानी हो, स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील लगानी तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा दोगे। किस मैनर में, जैसे प्रेस्क्राइब कर रखा है। चैप्टर 7 पे चलते हैं। ऑफेंस और आपकी पेनल्टी की बात करी गई है। तो पेनल्टी के अंदर आपके 3 ईयर और 10,000 तक की पनिशमेंट है जो हो सकती है। ये आपकी इसके अंदर दे रखेंगे कि अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह करोगे तो प्रोहिबिशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द पीएससी पीएनडीटी और पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन। मतलब कि अपना जो डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4A था, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के एक्ट के अंदर क्या आपका 2 का क्लोज B दे रखा है। तो उस तरीके की चीज़ें अगर कोई एक्ट करता हो, यहाँ पर अगर इस एक्ट के अंदर जो दे रखे हैं आपके प्रोहिबिटरी प्रोविजन, उनका अगर कोई कंट्रावेंशन करेगा तो ऑफेंस माना जाएगा। और ऑफेंस के ऊपर पनिशमेंट आपकी कितनी रहेगी, 3 ईयर्स और प्लस आपकी हो सकती है 10,000 रुपीज़ तक की। फिर उसके अंदर आपके एडवर्टीजमेंट का मीनिंग दे रखा है, जो कि आप जो आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2 का एक क्लोज था, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं, उसको एक बार जाके देखना तो वो भी आपको समझ आ जाएंगे। ऑफेंस पेनल्टीज के बारे में बात करी गई अगेन कि कोई भी अगर मेडिकल, कोई भी जेनेटिक्स है या फिर आपका गायनोकोलॉजिस्ट है या फिर RMP है, मतलब कि बोले तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या फिर कोई भी और पर्सन है जो कि किसी भी काउंसिल सेंटर का, लेबोरेटरी का या क्लिनिक का ओनर हो, या फिर उसने इस तरीके के कोई भी अदर बंदे रख रखे हैं ऐसे काम करवाने के लिए, तो हु कंट्रावीन, अगर वो कंट्रावेंशन कर देता हो, इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन की अवहेलना करता है, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। वो रहेगी आपकी 3 ईयर और 10,000 फर्स्ट टाइम पे, और सब्सिक्वेंटली 5 ईयर और 50,000 तक की पनिशमेंट है जो हो सकती है। ये सेक्शन नंबर आपका 23 था। सेकंड क्लोज आपका बोलता है सस्पेंशन कब करी जा सकती है, कितने टाइम के लिए हो सकता है, तो क्या रहेगा, द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड RMP की बात कर रही हैं, shall be reported by the appropriate authority to the state medical council concerned for taking necessary action including the suspension of the registration। कि अगर उस पर्सन के खिलाफ आपके अगर अपना जो एक तरीके से अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास कि इनके खिलाफ एक्शन लो और इनका रजिस्ट्रेशन जो उसको सस्पेंड कर दो, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, ऑन द कन्विक्शन, जब भी वो केस डिस्पोजल होगा तब तक सस्पेंशन करा जा सकता है, चार्ज लगेंगे तब तक, या फिर कन्विक्शन होगी तो उसका नाम जो है मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा फॉर ए पीरियड 5 ईयर फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड परमानेंटली फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर बार बार करता रहेगा तो परमानेंटली कर देंगे, एक बार है तो 5 साल के लिए हटा देंगे। 3 में बोलता है कि अगर कोई भी लैब के हैं या फिर आपके कोई भी डॉक्टर हैं या फिर आपका RMP वगैरह हैं, उनको एड करता हो या फिर अबेटमेंट करता हो इस तरीके के एक्ट को, ऑफेंस को कमिट करने की, 4 के 2 क्लोज वाले, तो उस केस के अंदर उसको पनिशमेंट हो सकती है 3 ईयर या फिर उसको विच में भी एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़। फर्स्ट टाइम के अंदर 3 ईयर और 50,000 है, सेकेंड टाइम के अंदर आपकी 5 ईयर और 1 लाख तक की पनिशमेंट है जो हो सकती है। फोर्थ बोलता है कि अगर कोई भी आपने एक्ट डन बाय तरीके से, क्या होता है कि मतलब एक IPC में पढ़ा होगा ना आपने कि एक्ट डन बाय मी इज नॉट माई एक्ट विदाउट माई कंसेंट। अगर आपने मेरे से कोई एक्ट करवा लिया, एक्ट डन बाय मी विदाउट माई कंसेंट इज नॉट माई एक्ट, तो बोलता है फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 शैल नॉट बी अप्लाई टू द वुमन। कि ऊपर वाले 3rd क्लोज के जो प्रोविजन है वो आपके अप्लाई नहीं होंगे उस वुमेन के ऊपर जिसको कि कंपेल किया गया था कि ये आपको करवाना पड़ेगा, PNDT आपको करवानी पड़ेगी, उसके ऊपर अगर उसकी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन आपने उसके ऊपर इस तरीके की एक्ट करवाए हैं किसी ने, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी कि वो गुड फेथ में जैसे होता है कि मेरे से नेग्लिजेंट एक्ट हुआ वैसा माना जाएगा, और उसने वो एक्ट का मिसयूज करवाया, अपने PNDT को यूज करवाया है उसके सेक्स फिटनेस को जांच करने के लिए, और वो क्या करवाया गया, किसी और पर्सन के द्वारा फोर्स करके करवाया गया, तो उसका वो एक्ट नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंडर नहीं होगी। 24 बात करता है प्रिजम्पशन की, जो कि प्रिजम्पशन आपकी रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रहेगी। शेल प्रिज्यूम लिखा है, तो वुमेन वाज कंपेल्ड बाय द हर हस्बैंड और हर एनी अदर रिलेटिव, तो यही माना जाएगा फर्स्ट प्राइमा फेसाई की वुमेन को कंपेल किया गया होगा, या तो उसके हस्बैंड ने एक तरीके से कंपेल किया होगा या फिर फैमिली के किसी मेंबर ने कंपेल किया होगा। 25 बोलता है पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल फॉर द विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। या तो इस एक्ट के अंदर आपने कोई कंट्रावेंशन कर दी जिसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दे रखी है, या फिर आपने कोई और अदर एक्ट कर दिया, रूल बना रखा था जिसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर वो आपका बोलता है कि मे एक्सटेंड टू 3 मंथ और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ और विद बोथ। इसके अंदर आपका बोलता है 3 महीने और आपके 1,000 तक की पनिशमेंट हो सकती है, और अगर वो कंटिन्यूसली कंट्रावेंशन करता जाएगा तो एडिशनल फाइन भी उसके ऊपर लग सकता है 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, ड्यूरिंग विच द कंट्रावेंशन कंटिन्यूज एंड आफ्टर कन्विक्शन फॉर फर्स्ट सच कंट्रावेंशन।
26 जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आपका सेक्शन 141 है, डीवी एक्ट के अंदर भी आपका इसके ऊपर कुछ मिल जाएंगे। तो इस तरीके का जब भी ऑफेंस जैसे कंपनी के द्वारा था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर भी है सेक्शन 7 के अंदर, तो कंपनी ने कोई एक्ट कर दिया तो वो सेम ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। 27 बोलता है कि ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, तो कोग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आपके माने जाएंगे। तो एवरी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड द नॉन कंपाउंडेबल होंगे। 28 बोलता है कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस है, तो नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट मेड बाय, जब तक की कंप्लेंट नहीं जाएगी तब तक कोई भी कोर्ट इसके ऊपर, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो इसके ऊपर कोग्निजेंस नहीं लेगा। और कंप्लेंट कौन करेगा, या तो आपकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगी या फिर एक ऐसा पर्सन, ए पर्सन हु हैज गिवन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिन का जिसको नोटिस दे रखा है उसके बाद वो कंप्लेंट है जो कर सकता है 15 दिन की नोटिस देने के बाद, तो वो पर्सन आपके उसके ऊपर कोग्निजेंस लिया जा सकता है। फिर आपका बोलता है कि कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और आपके एमएम से नीचे का कोई भी पर्सन होगा नहीं जो कि इसको केस को डील कर सके, मतलब कि इसके ऊपर कोग्निजेंस लेने की पावर आपकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जीएमआईसी को दे रखी है। जहाँ पे आपकी फर्स्ट के बी के अंदर कंप्लेंट दी जाएगी 15 डेज नोटिस वाली, तो उसके अंदर क्या करेगा, डायरेक्शन दी जाएगी किसी पर्सन की डिमांड पे, वो डायरेक्शन दी जाएगी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि वो सारी की सारी उसकी जो कॉपीज हैं रिकॉर्ड की वो भी अवेलेबल है जो करवा दी जाए। 29 आपका बोलता है कि जो भी उसको ड्यूटीज दे रखी है तो अगले 2 साल तक जब भी मतलब इस ड्यूटी लगाते हैं लेबोरेटरी की, आपके क्लिनिक की और अपने जो पीएनडीटी के एक्ट करने वाले जो भी अदर अथॉरिटीज़ हैं उन सब की अपनी रिकॉर्ड बनाने की, चार्ट रखने की, फॉर्म रखने की, अपनी रिपोर्ट बनाने की एक तरीके से, या फिर आपके कंसेंट लेटर जो थे या फिर अदर जो भी डॉक्यूमेंट थे उन सब की 2 साल के लिए उनको प्रिजर्व है जो करके रखना पड़ता है। हो सकता है कि उसके ऊपर स्पेशल कोई भी प्रोसीडिंग आएगी तो उस केस के अंदर आपके जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई इस तरीके की या फिर आपकी जो अदर सेंटर है वो केस अगर आ जाता है उसके ऊपर, तो जब तक केस फाइनली डिस्पोजल ऑफ नहीं होता तब तक वो क्या करेंगे, ड्यूटी बनती है उस सेंटर की कि वो रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखेगा। 30 बोलता है पावर सर्च वगैरह की, तो सेक्शन नंबर 47 एंड 100 सीआरपीसी के अंदर दे रखा है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 5 में दे रखा है, वही रहेंगे। 31 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ गुड, जो आपकी फेथ के अंदर एक्शन ले लिया, अगर मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ने या फिर आपके एडवाइजरी कोई भी सुपरवाइजरी बोर्ड था स्टेट का, या फिर आपकी कोई भी कमेटी थी, या फिर आपका कोई भी सेंटर है, लेबोरेटरी है या जेनेटिक क्लिनिक है, इन सब ने किसी भी ऑफिसर ने अगर गुड फेथ में कोई एक्ट कर दिया तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रोसिक्यूशन है जो नहीं चला जाएगा। और इस एक्ट के अंदर में अगर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या फिर इफेक्टिव करने के लिए आपकी कोई किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आती हो तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए पावर किसकी दे रखी, 31A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की दे रखी है। फिर बोलते हैं इस एक्ट के आने के बाद अगले 3 साल के बाद इस तरीके का कोई ऑर्डर है जो पास नहीं करा जाएगा। 32 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहेगी कि वो रूल बना सकती है। 33 आपका बोलता है कि बोर्ड के पास रहेगी रेगुलेशन बनाने की पावर जो कि विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। तो 33 के अंदर बोर्ड है, 32 के अंदर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस तरीके के आपके जो रूल रेगुलेशन है जो बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये जो एक्ट था पीसीपीएनडीटी एक्ट, ये भी आपका कंप्लीट होगा। एक वीडियो के अंदर एक ट्राई करी थी, वीडियो लेंथी जरूर है लेकिन वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये अपने स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के हैं, ये अपना फेसबुक का भी है और साथ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पे आपका आ रहा होगा। तो इन सबको जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी अगर क्वेरी है तो वो भी मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।